Bragg's law. Although it's a part of wave optics का पार्ट है, मगर सॉलिड स्टेट में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में यह लॉ हमको अप्लाई करना पड़ता है, हमें इस्तेमाल करना पड़ता है, इसलिए यहां पर मैं बता रहा हूं। यह कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड का लैटिस क्रिस्टल है, इसमें यह सारे लैटिस पॉइंट है। ईच डॉट डिनोट्स अ पार्टिकल, एक एक डॉट यहां पर पार्टिकल डिनोट कर रहा है। Each denote a particle. The lattice crystal. It's an organized arrangement of dots. Each dot is termed as lattice point. Layers के बीच में separation is D. Layers के बीच में यह जो separation है D है. This D is generally in the range of Armstrong. D is in the range of Armstrong, in the range of 10 to the power minus 10 meters or 10 to the power minus 8 centimeters. यह क्रिस्टलाइन सॉलिड में पार्टिकल्स के बीच में, लेयर्स के बीच में सेपरेशन होता है। इतनी सेपरेशन को डिटरमाइन करने के लिए we are compelled to use X-rays. इस D को डिटरमाइन करने के लिए हमें X-rays का इस्तेमाल करना ही होता है। फॉर X-rays हम जानते हैं वेवलेंथ रेंजेस फ्रॉम 0.01 आर्मस्ट्रॉन्ग टू 10 आर्मस्ट्रॉन्ग, इस रेंज में X-rays का वेवलेंथ होता है। The separation between the particles in crystalline solids and the wavelength of X-rays, they are comparable. And hence, in order to determine separation between the particles, we use X-rays. हम X-rays इंसिडेंट करते हैं और यह X-rays या तो पहली लेयर के किसी पार्टिकल से टकरा कर लौटेंगी या फिर यह एक्स-रेस दूसरी लेयर के पार्टिकल से टकरा कर लौटेंगी। जो हम एक्स-रेस इंसिडेंट करते हैं या तो यह पहली लेयर के पार्टिकल से टकरा कर लौटेंगी या फिर यह दूसरी लेयर के पार्टिकल से टकरा कर लौटेंगी। तीसरी लेयर तक एक्स-रे नहीं पहुंच पाएंगी। यह एक्स-रे टकरा कर लौटने के बाद यह इंटरफियर करती है। इनमें पाथ डिफरेंस है। पाथ डिफरेंस हम कैसे कहेंगे? यदि एक्स रेस क्रिस्टल के साथ थीटा एंगल पर इंसिडेंटेड है, यदि यह एक्स रेस क्रिस्टल के साथ थीटा एंगल पर इंसिडेंटेड है, तो हम इधर से इधर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें, इधर से इधर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें। दिस वुड बी द पाथ डिफरेंस। यहां से यहां तक तो कोई पाथ डिफरेंस नहीं आया और इसके आगे इधर भी कोई पाथ डिफरेंस नहीं है। इन दोनों में पाथ डिफरेंस इट्स फ्रॉम हियर टू हियर। दिस इज द पाथ डिफरेंस फ्रॉम हियर टू हियर एंड देन फ्रॉम हियर टू हियर। दिस इज D। ट्रिग्नोमेट्री से आप बड़े साधारण तरीके से देख सकते हो। दिस थीटा एंड दिस वुड बी थीटा, दिस वुड बी थीटा। पाथ डिफरेंस दिस थीटा एंड दिस थीटा। Path difference, if this is D, this is D sin theta plus D sin theta. Path difference would be 2D
साइन थीटा, and this is termed as Bragg's law. इसी को हम ब्रैग्स लॉ कहते हैं। मैं दोबारा दिखाता हूं, ट्रिग्नोमेट्री है वहां पर क्रिस्टलाइन सॉलिड के साथ एक्स रेस का, दिस आर एक्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड के साथ एक्स रेस का एंगल थीटा है। इफ दिस एंगल इज थीटा, तो वर्टिकली अपोजिट यह एंगल थीटा हो जाएगा। इन दैट केस this would be 90 minus theta. In that case, this would be theta. This angle would be theta. यह एंगल थीटा होगा। This separation is D. और यह परपेंडिकुलर होगा D sin theta. This would be also D sin theta. यहां से यहां तक यही पाथ डिफरेंस है। इधर यह दोनों लाइटें पैरेलली एक साथ आ रही हैं, यहां से यहां तक कोई पाथ डिफरेंस नहीं आया है, दोनों ने सेम तरीके से सेम डिस्टेंस ट्रेवल करी है। इसी तरह से इधर पैरेलल चल रही है, यहां से यहां कोई पाथ डिफरेंस नहीं है, पाथ डिफरेंस इधर से इधर है। यह डिस्टेंस मैंने कैलकुलेट कर लिया, एंड दैट इज 2d sin theta. This is Bragg's law. अब हम कहते हैं जब यह दोनों लाइट रेस इस जगह पर इंटरफियर करेंगी और वहां पर यदि मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है, मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होएगा। फॉर मैक्स इंटेंसिटी ऑफ डिफ्रैक्टेड बीम, हम इसे डिफ्रैक्शन कहते हैं कि यह एक्सरे बीम डिफ्रैक्ट हो गई। फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ डिफ्रैक्टेड बीम, जब डिफ्रैक्टेड बीम की मैक्सिमम इंटेंसिटी है, तब यह पाथ डिफरेंस जो कि 2d sin थीटा है, इट मस्ट बी इक्वल टू n लैम्डा। हियर n इज टर्म्ड एज ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन। प्रॉब्लम्स में या तो फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन दे दिया जाएगा या सेकेंड ऑर्डर डिफ्रैक्शन दे दिया जाएगा। दिस n इज टर्म्ड एज ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन। हम इस एक्सप्रेशन को अप्लाई करके, इस तरह से एक्सरे बीम के साथ एक्सपेरिमेंट करके ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन कुछ देखकर उसकी वैल्यू जो भी दी हुई है, हम d की वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं। This Bragg's law is used to determine the value of d. It's separation between the particles or separation between the layers in any crystalline solid. हम लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट इस तरह से भी करते हैं कि सबसे पहले हम किसी पर्टिकुलर एंगल थीटा के लिए मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑब्जर्व कर ले, किसी पर्टिकुलर एंगल थीटा के लिए मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑब्जर्व कर ले और वह थीटा को एग्जैक्टली मेजर कर ले। फिर हम धीरे धीरे एक्सरे बीम को बेंड करते हुए इस थीटा की वैल्यू बढ़ाते हैं। जो हम धीरे धीरे थीटा की वैल्यू बढ़ाएंगे, तो पहले ये जो डिफ्रैक्टेड बीम है जिसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी थी, इसकी इंटेंसिटी धीरे धीरे कम होगी। कम होने के बाद वह मिनिमम इंटेंसिटी हो जाएगी। आप एंगल थीटा और बढ़ाते रहें, एंगल थीटा के बढ़ाते जाने से दोबारा इंटेंसिटी बढ़ने लगेगी। दोबारा बढ़ती हुई इंटेंसिटी, फिर वापस जब मैक्सिमम इंटेंसिटी हो जाए, उस कंडीशन पर हम कहते हैं पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स डैश हो गया, एंड दैट इज 2d साइन थीटा प्लस डेल्टा थीटा। पाथ डिफरेंस बदल जाएगा, डेल्टा एक्स डैश। d ऐसा कैसे रहा है, 2d टर्म ऐसी कैसी रही है। एंगल थीटा आपने बढ़ाया है, पहले जो एंगल थीटा था साइन थीटा था, उसकी जगह पर हम लिखेंगे साइन थीटा प्लस डेल्टा थीटा वुड बी इक्वल टू
पहले मैक्सिमम इंटेंसिटी आई, फिर उसके बाद कॉन्सिक्यूटिव मिनिमम, फिर कॉन्सिक्यूटिव मैक्सिमम, दैट कॉरस्पॉन्ड टू n+1 लैम्डा। हम यह इक्वेशन लिख सकेंगे नेक्स्ट कॉन्सिक्यूटिव मैक्सिमम के लिए। अब दिस इक्वेशन माइनस द प्रीवियस इक्वेशन, डेल्टा एक्स डैश माइनस डेल्टा एक्स, दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 2d साइन थीटा प्लस डेल्टा थीटा माइनस साइन थीटा, n+1 lambda minus n lambda would be equal to lambda, and from here one can easily calculate d। इस केस में ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन टर्म भी नहीं आता है, हमें सिर्फ दो थीटा की वैल्यूज, कॉन्सिक्यूटिव थीटा की वैल्यूज ऑब्जर्व करना है जिस पर हमें डिफ्रैक्टेड बीम की मैक्सिमम इंटेंसिटी दिख रही है। लाइक दिस वी कैलकुलेट द सेपरेशन बिटवीन द टू लेयर्स, द डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स इन एनी क्रिस्टलाइन सॉलिड। मैं एक प्रॉब्लम इसी समय देता हूं। ऑब्जर्व दिस यूनिट सेल, मैं एक यूनिट सेल बना रहा हूं, इस यूनिट सेल को देखिए और इस यूनिट सेल के लिए वह सारे कैलकुलेशन कीजिए जो अभी अभी मैंने सिखाए हैं। यह एक हेक्सागोनल फेस है और इसके नीचे यह भी एक हेक्सागोनल फेस है। एक हेक्सागोनल फेस और उसके नीचे भी एक हेक्सागोनल फेस, और ऊपर 6 वर्टाइसेस पर 6 लैटिस पॉइंट और नीचे के भी 6 वर्टाइसेस पर 6 लैटिस पॉइंट। दिस इज अ यूनिट सेल। ऐसा कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ऐसा कोई लैटिस क्रिस्टल है जिसका यूनिट सेल कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब इस यूनिट सेल के लिए सबसे पहले मुझे बताइए व्हाट इज नंबर ऑफ पार्टिकल इन द यूनिट सेल। इसका एज लेंथ ए है और इसकी हाइट सी है। What is edge length A? What is height C? इसका मुझे आप वॉल्यूम बताइए। इस यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना होगा? फिर मुझे बताइए कि इसका पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगा और परसेंटेज वॉइड इसमें कितना होगा। इसके लिए आप डेंसिटी का एक्सप्रेशन लिखिए।
इसके लिए डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर क्या होगा और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। इस यूनिट सेल के बारे में यह सारी बातें इसी समय सोचकर मुझे बताइए। ध्यान से यूनिट सेल को देखो, कितने पार्टिकल हैं इसमें और एज लेंथ क्या है, सी क्या है, वॉल्यूम क्या है। n इज इक्वल टू 2, दैट्स करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है। a इज इक्वल टू 2r, बिल्कुल सही। देखिए इस यूनिट सेल का यह एक फेस और इसके नीचे कोऑर्डिनेशन नंबर 5, कोऑर्डिनेशन नंबर 5, दैट्स करेक्ट आंसर। यह देखिए, सबसे पहले यह जो ऊपर वाला हेक्सागोनल फेस है, यह हेक्सागोनल फेस को देखिए, इसके बगल में रखे हुए यूनिट सेल और उसके इस हेक्सागोनल फेस को देखिए और इधर रखा हुआ एक और यूनिट सेल। बोर्ड के अंदर की तरफ 3 यूनिट सेल और बोर्ड के बाहर की तरफ 3 यूनिट सेल। इस तरह से इस वर्टाइसिस पर 6 यूनिट सेल आकर मिल रहे हैं। दिस इज कॉमन जंक्शन और द कॉमन पॉइंट ऑफ 6 यूनिट सेल। 3 बोर्ड के अंदर है और 3 बोर्ड के बाहर है। इस जगह पर यदि कोई पार्टिकल रखा हुआ है, दैट वुड बी शेयर्ड बाय 6 यूनिट सेल इक्वली। अब मैं इसी आधार पर एक रूल बना देता हूं। फॉर दिस यूनिट सेल एनी लेट पॉइंट एट वर्टाइसिस contribute 1/6 पार्टिकल। यह पार्टिकल जो वर्टाइसिस पर रखा हुआ है, इट्स इक्वली शेयर्ड बाय 6 यूनिट सेल। 3 बोर्ड के अंदर और 3 बोर्ड के बाहर, बिल्कुल बराबरी से 6 पार्टिकल इसको शेयर करेंगे। तो किसी भी एक यूनिट सेल के अंदर इसका 1/6 पोर्शन होगा, 1/6 पार्ट होगा। तो मैंने कहा एनी लेटेस्ट पॉइंट, और इस पार्टिकल के होने से उन 6 यूनिट सेल के वर्टाइसिस पर एक लेटेस्ट पॉइंट दिखेगा। इस बेसिस पर मैंने एक रूल दे दिया, एनी लेटेस्ट पॉइंट एट वर्टाइसिस कंट्रीब्यूट 1/6 पार्टिकल। सबसे पहले यह जो रूल हमने इस यूनिट सेल के लिए बनाया, इसे हमें समझना चाहिए। यदि यह रूल समझ गया तो हम इस रूल को इधर अप्लाई करते हैं। वी हैव गॉट 12 लेटेस्ट पॉइंट, 6 ऊपर वाले फेस पर है और 6 नीचे वाले फेस पर है। 12 लेटेस्ट पॉइंट, 12 लेटेस्ट पॉइंट ऑन ईच वर्टाइसिस। सो 12 into 1/6, वी हैव गॉट 2 पार्टिकल इन अ यूनिट सेल। इस यूनिट सेल में 2 पार्टिकल। अब एज लेंथ जिस तरह से यूनिट सेल बना हुआ दिख रहा है, हम बिल्कुल साफ साफ कहेंगे इन पार्टिकल्स को टच करना ही होगा। यह दोनों पार्टिकल भी टच करेंगे, यह दोनों पार्टिकल भी टच करेंगे। एज लेंथ मस्ट बी इक्वल टू 2r। ठीक इसके ऊपर यह पार्टिकल है, बीच में कहीं कोई पार्टिकल नहीं है। c मस्ट ऑल्सो बी इक्वल टू 2r। अभी तक किसी ने वॉल्यूम क्यों नहीं बताया? अभी तक किसी ने पैकिंग फ्रैक्शन क्यों नहीं बताया?
क्या वॉल्यूम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो क्या बातें? वॉल्यूम इज 3√3 a²c। इसी समय मैं वेरीफाई कर लेता हूं अब इस आंसर को, क्योंकि मुझे भी रटा हुआ नहीं है। इसी समय देखते हैं हम। देखिए, हम किसी भी एक यूनिट सेल की एज को इसके सेंटर से ऐसे जोड़े तो हमें एक इक्विलैटरल ट्रायंगल दिखने लगेगा। दिस वुड बी अ इक्विलैटरल ट्रायंगल, और इस फेस पर इस तरह के 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल हमको दिखेंगे। दिस आर 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल। हाँ, वॉल्यूम 12√3 मैं इसी समय वेरीफाई करता हूं। अब इसी समय वेरीफाई करता हूं। मुझे एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया निकालना है। ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट। दिस इज बेस 2r, एरिया इज हाफ बेस की जगह 2r, और हाइट, दिस इज हाइट, दिस इज 2r, and this angle is 30 degree. So height would be 2r cos 30. 2r cos 30. Hence area of equilateral triangle would be half से half कट गया, 2r √3/2 √3r. So this area is r into r √3 √3r square. Am I correct? Half base 2r into height 2r cos 30. Cos 30 is √3/2. 2 से 2 cancel, this 2 से 2 cancel, √3r square. This is the area of equilateral triangle. इस तरह के 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल इस प्लेन फेस में है। सो एरिया ऑफ दिस हेक्सागोनल फेस, जिसको मैं A0 लिख देता हूं, A0 is 6 times this area. So area A0 is 6 √3r square. हम अच्छी तरह से जानते हैं वॉल्यूम होता है दिस एरिया ऑफ हेक्सागन इनटू द हाइट. Height is 2r. So this area 6 √3r square into height, which is 2r. It would be 12 √3r cube. 12 √3r cube. This would be the volume of unit cell. इस तरह की बात जब भी पूछी जाती है तो बेसिक ज्योमेट्री, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री हमें अप्लाई करना आना ही चाहिए। और इस तरह के काम करते समय कभी भी हड़बड़ी मत दिखाओ, जल्दबाजी मत दिखाओ। रिमेन वेरी मच काम एंड कंपोज्ड व्हाइल एग्जामिनेशन। होता यह है कि एग्जामिनेशन में जब इस तरह की चीज आ जाए, आते हुए भी हम जस्ट बिकॉज ऑफ दैट एनवायरमेंट हम गड़बड़ी कर बैठते हैं। इवन इस तरह की चीज कोई मुझे भी रटी हुई नहीं रहती है। जब भी आती है तो उसी समय मैं सोचता हूं और लिखते जाता हूं। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी के लिए वी हैव गॉट 2 पार्टिकल्स। हम हर एक पार्टिकल को स्फेरिकल पार्टिकल मानेंगे। हमारे पास में स्फेरिकल पार्टिकल का वॉल्यूम हमें पता है, और हमारे पास इस यूनिट सेल का टोटल वॉल्यूम भी है। पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ एफिशिएंसी वुड बी गिवन बाय 2 पार्टिकल ईच हैविंग वॉल्यूम ऑफ 4/3 pi r cube. This is the volume occupied by 2 particles while the total available volume is 12
√3 r क्यूब। यह टोटल अवेलेबल वॉल्यूम। r क्यूब हमें कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, efficiency 40 और अब एफिशिएंसी कैलकुलेट करके बिल्कुल सही बताइए आपने कितनी, 40.4 0.40 0.40, that is 40%. sir so percentage void 60 Percentage void is 59.8% something. अब इधर एक बात देखें कि यह तो एक ऐसा यूनिट सेल बन गया है जिसके लिए एफिशिएंसी और पैकिंग फ्रैक्शन सिंपल क्यूबिक से भी कम है। अब इसी समय एक बात देखिए कि पैकिंग फ्रैक्शन जैसे जैसे बढ़ता है कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ता है। देखिए जरा, सिंपल क्यूबिक में पैकिंग फ्रैक्शन क्या था, 50%, 52.4%, तो वहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर था 6। बीसीसी में पैकिंग फ्रैक्शन 0.68 हुआ, वहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ के हो गया 8। एफसीसी में पैकिंग फ्रैक्शन 74% हुआ, तो वहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ के हो गया 12। अब जरा सोचिए कि यदि इधर पैकिंग फ्रैक्शन 40% है, एसटीसी से कम, बीसीसी से कम और सिंपल क्यूबिक से भी कम, तो जरा कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में सोचिए कि क्या हमें कोऑर्डिनेशन नंबर का जवाब 18 या 12 या इस तरह के फिगर्स देना चाहिए। यह बात बिल्कुल साफ हो जाता है कि इस जगह पर तो कोऑर्डिनेशन नंबर शायद 6 से भी कम आना चाहिए, क्योंकि एक रिलेशनशिप, एक रफ रिलेशनशिप वहां पर हम देख सकते हैं डेटा में। ये चीजें हमें सोचना होगी जवाब देते समय। कई बार हमें एग्जामिनेशन के दौरान ब्रिलियंट गेस लगाने पड़ते हैं। हम कई बार चीजों को एग्जैक्टली नहीं समझ पाते, मगर हम दिमाग लगाएं और ब्रिलियंट गेस लगाना सीख जाए तो हम जवाब दे सकते हैं। एटलीस्ट इतना सोचकर मैं आगे कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए नहीं भी सोचूं एग्जैक्टली, तब भी मैं यह जरूर बता सकता हूं कि वो 6 से कम होएगा। आगे एग्जैक्टली सोचने का तरीका बताता हूं। आई होप डेंसिटी इज प्रीटी क्लियर टू यू। नंबर ऑफ पार्टिकल 2, molecular weight A, Avogadro's number, and here volume 12 √3 r cube. This would be the density. This is A, its atomic weight or molecular weight, upon n, the mass of each particle, into 2, number of particles in a unit cell. This mass of unit cell upon volume of unit cell. This would be the density. Distance between nearest neighbor is 2r, which would be equal to A, which would be also equal to C. This is distance between nearest neighbor. Now coordination number. आप इस फिगर को देखकर कोऑर्डिनेशन नंबर ऐसे ही सोच सकते हो। यदि मैं इस पार्टिकल की बात करूं तो इस प्लेन में यह 1 2 3 इन पार्टिकल से टच कर रहा है, बाकी किसी पार्टिकल से टच करता हुआ नहीं दिखेगा, सिर्फ यह 3 पार्टिकल। अपने प्लेन से ऊपर ये जो एज है इसके नीचे एक पार्टिकल से टच करेगा और अपने प्लेन से ऊपर भी एक पार्टिकल से। कहने का मतलब यदि मैं इस तरह से ड्रॉ करूं तो यह पार्टिकल अपने ही प्लेन पर 1 2 3 इनसे टच करेगा, अपने प्लेन से नीचे एक और अपने प्लेन से ऊपर इधर एक। कुल मिला के यह 5 पार्टिकल से टच करेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर वुड बी 5।